कल क्या पढ़ा था बच्चे? स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगो पदात्। स्वांगवाचक शब्दों से क्या प्रत्यय करता है ये? स्वांगवाचक माने खुद के अंग। और स्वांग की बड़ी परिभाषा बताई है। स्वांग का पहला लक्षण क्या है? प्राणिस्थम अविकारजम इति प्रथमम लक्षणम। आयुष कुछ कर नहीं रहा है, अब लेट आया है तो अब लेटा ही रहेगा है? द्वितीयम लक्षणम किम स्वांगस्य? तृतीयम लक्षणम किम? तृतीय लक्षणस्य उदाहरणम किम? सुस्तनी सुस्तना। द्वितीय लक्षणस्य उदाहरणम हाँ सुकेशी सुकेशा, ये है। रथ्या किसे कहते हैं? वेरी गुड। प्रथम लक्षण से उदाहरणम, हाँ वो तो वस्तुतः ये सूत्र के प्रत्यय उदाहरण बनेंगे, क्योंकि प्रथम लक्षण में तो ये बताया गया है कि ये स्वांग नहीं होता है, ठीक है। और इस सूत्र का मुख्य उदाहरण अतिकेशी चंद्रमुखी किस सूत्र के उदाहरण है। और ये सुगुल्फा क्या है? गुल्फ किसे कहते हैं? स्वांगवाची है ना। शिखा शब्द स्वांगवाची है ना। तो शिखा शब्द में क्यों नहीं हुआ ङीस विकल्प से? हाँ वो उपसर्जन नहीं है ना। तो चल अब एक और सूत्र उच्चारण करते हैं। नासिकोदरौष्ठ जंघा दंत कर्ण, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ट होता है कि ठ होता है? नासिकोदरौष्ठ, ओष्ठ शब्द है ना ये, हाँ ध्यान रखना। इसमें कुछ शब्द बताए हैं। नासिका, उदर, ओष्ठ, जंघा, दंत, कर्ण और सींग। इन शब्दों से भी क्या होता है? विकल्प से ङीस होता है। पर अभी ये थोड़ा अधूरा है। अभी इसमें एक चीज और जोड़ो कि ये भी यहाँ पर भी उपसर्जन शब्द आया है ना। तो ये क्या होने चाहिए? उपसर्जन होने चाहिए, माने अकेले नहीं होने चाहिए, बल्कि ये किसी के साथ समास को प्राप्त कर गए, ठीक है। तो क्या कर लिया जाता है? इनसे ङीस कर लिया जाता है। अब इसमें कुल कितने शब्द बताए हैं? नासिका 1, उदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 शब्द बताए हैं। इनकी व्याख्या अलग अलग अब करने जा रहे हैं। इस सूत्र का संबंध आने वाले 2 सूत्रों से और है। न क्रोडाति बहुवचा और क्या है? सह नय विद्यमान पूर्वाच्य, इससे भी है। तो अब ये सबको समझते हैं। हर्ष का है, इसको एक पुरस्तादपवादन न्याय समझने में दिक्कत आ रही है ना। तो आज इसमें इसकी भी चर्चा आ गई है, इसकी चर्चा हो जाएगी। थोड़ा मध्य पवादन न्याय आया है, इसकी चर्चा कर लेंगे तो कुछ एक नया विषय भी प्राप्त होगा। अब यहाँ से आगे वाले विषय को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर एक पंक्ति दी है। सूत्र के अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है ना। सूत्र का अर्थ क्या किया था फिर से एक बार बता दो। एभ्य मतलब केवल इनसे नहीं, बल्कि ये उपसर्जन हो। स्वांगाचोपसर्जनात् से इनमें उपसर्जन भी आ रहा है ना। जब ये उपसर्जन हो तब इनसे वैकल्पिक ङीस होता है। चलो भाई ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगो पदात् जो सूत्र है उनसे इसमें नहीं हो सकता क्या? क्या देखो हम लोग अब सोचना शुरू कर रहे हैं। पिछला सूत्र इसमें कर सकता था कि नहीं? अब देखो विचार कर रहे हैं। ये जो जंघा दंत, ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंग, ये शब्द संयोगो पद है क्या असंयोगो पद है? बोलो संयोगो पद है। इसलिए ये जो 5 शब्द हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही हुए। तो ये 5 शब्दों में कभी भी कर नहीं सकता था। कौन? क्योंकि वो सूत्र कहां करता है? असंयोगो पद है उसमें। और ये 5 शब्द कैसे हैं? अतः सूत्र बनाना पड़ गया, ठीक है। आगे ठीक है भाई, उनसे कर दे। नासिका उदर में क्या दिक्कत है? ये 2 शब्द तो संयोगो पद नहीं है ना, तो इनसे कर दे स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगो पदात्। तो फिर उसके लिए आगे एक सूत्र दिया है इससे आगे, न क्रोडादि बहुवचः। दरअसल इस सूत्र तक तो वैकल्पिक ङीस विधान है, और इससे आगे जो ये चल रहा है न क्रोडादि बहुवचः, अब ये निषेध चल गया। ये सूत्र बहुवचः कहता है, माने यदि क्रोडादि में कोई शब्द पढ़ा गया हो अथवा दूसरा टाइप वो शब्द बहुवच हो, बहुवच वाला, और ऐसे स्वांगवाचक से ङीस नहीं होता। अब बच्चा ये जो शब्द है तेरे नासिका और उदर, ये बहुत अच्छे वाले हैं। बहुत का मतलब क्या होता है? बहुत माने कितने? 1 से अधिक, 2 से अधिक या 3 से अधिक? 2 से अधिक। कौन कह रहे हैं 2 से अधिक? वही सही मत है। देखो
एक से अधिक अनेक होता है। इस बात को व्याकरण शास्त्र में ध्यान रखना। व्याकरण में अनेक में और बहुत में अंतर है। अनेक मतलब जो एक नहीं है, माने दो से आगे, और बहुत का मतलब जो एक और दो, माने वो तीन से स्टार्टिंग है। अनेक की स्टार्टिंग 2 से हो जाती है, 2 से, और बहुत की स्टार्टिंग 3 से होती है। तो बताओ, ये देखो नासिका और उदर ये बहुवच वाले हैं, ठीक है। तो इनसे अग्रिम सूत्र से निषेध प्राप्त था, लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया, वैकल्पिक नीस विधान कर दिया, इन दो को स्पेशली छांट करके उसमें। तो माने कि अब इन सब से, जहां पर स्वांगा चोपसना फैल हो गया था उनसे भी, और नक्रोडादि बहुवचा जहां निषेध लग रहा है उन सब से भी सूत्र ने क्या किया, समझ रही है, उनसे इसने वैकल्पिक नीस किया। उपसर्जन होना चाहिए, ये जरूरी है। उदाहरण तो अभी बता नहीं रहे, कुछ बातें बता रहे हैं, कुछ पंक्तियां, उनको पहले समझ लेते हैं, फिर उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं। आपको उदाहरण भी ठीक 7 ही उदाहरण मिलेंगे अभी नीचे चले, ठीक है। पंक्ति लिखी, आद्ययोर बहुवच लक्षणों निषेधो बाध्यते। कहा कि भाई आद्ययो हो, आदि वाले 2 शब्द हैं इसमें। कौन कौन से बच्चे आदि वाले 2? इनमें बहुवच लक्षण निषेध, बहुत अच वाले होने से बहुवच लक्षण निषेध हो गया, नक्रोडादि बहुवच, क्योंकि वो बहुत अच वालों को निषेध करता है, ठीक है। तो बहुवच लक्षण निषेध कौन हुआ? नक्रोडादि बहुवच, क्योंकि बहुत अच वालों को वो निषेध करता है कि उनसे नीस ना हो। क्या समझा सौरभ? कहां रह गया था कल? रोज आ जाया कर, ठीक है। तो इनसे बहुवच लक्षण निषेध हो बाध्यते, इन 2 से जो बहुवच लक्षण निषेध है क्रोडादि बहुवचा सूत्र के द्वारा वो बाधा जाएगा। बाध्यते माने किसके द्वारा बाध्यते? नासिकोदर इति सूत्रेण बाध्यते, क्योंकि इसमें वो 2 शब्द खुद पढ़ दिए गए। ताकि एक बात बताओ, उसे बाधेगा कैसे, ठीक है, क्योंकि वो तो अपवाद सूत्र है, और जस्ट इसके आगे पढ़ा गया है, उसको बाधेगा किस तरीके से, क्या है? तो उन्होंने कहा भाई पुरस्ताद अपवादन न्यायात बाध्यते। किस न्याय से बाधेगा? ताकि न्याय क्या होता है रे? पुरस्ताद अपवादन न्याय, ठीक है। पुरस्ताद अपवादन न्याय ये होता है बच्चा, पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी का जो प्रणयन किया है, पाणिनि जी का एक स्टाइल है सूत्र बनाने का प्रायः, कि पहले वो उत्सर्ग सूत्रों को बनाते हैं, उसके बाद अपवाद सूत्रों को बनाते हैं। ये जनरल नियम है पाणिनि जी का, सामान्य नियम है। लेकिन जहां पाणिनि जी इस सामान्य नियम को हटा दें, बल्कि वो क्या कर दें, पहले अपवाद शास्त्र बनाएं, अपवाद शास्त्र को पहले यदि बना दें और उत्सर्ग शास्त्रों को थोड़ा उसके बाद बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ही प्रवृत्त होता है पुरस्ताद अपवादन न्याय। यहां पर जो पुरस्ताद शब्द का जो अर्थ है बच्चा, उसे समझ लो, उससे बात और क्लियर हो जाएगी। पुरस्ताद शब्द का अर्थ है पूर्व पठित, ठीक है। तो बच्चा जो पूर्व पठित अपवाद होते हैं, ठीक है, जैसे नक्रोडादि बहुवचन सूत्र से आगे आ रहा है, मैंने भी दिखाया, उससे पहले का अपवाद कौन है? नासिकोदर, ये उसका अपवाद सूत्र है। माने कि जहां वो निषेध कर रहा है वहां ही विकल्प कर रहा है। अपवाद कैसे है? नक्रोडादि बहुवचन तो ये कह रहा है कि जो बहुत अच वाले हैं, स्वांगवाचक शब्द, उनसे मैं नीस नहीं होने दूंगा। इस सूत्र ने कहा कि जी बहुत अच वाले में से तो हमें 2 ही शब्दों में इष्ट है, उसमें से 2 शब्द इसने पकड़े बस। बहुत अच वाले और भी बहुत शब्द हो सकते हैं, इसने केवल 2 शब्द पकड़े, नासिका और उदर, ताकि इनसे तो मैं विकल्प से नीस होगा ही, करूंगा मैं। तो ज्यादा एरिया किसके पास है? नक्रोडादि बहुवचन के पास। कम एरिया किसके पास है? इसने तो शब्द गिना रखे हैं कि मैं तो इनमें ही लगूंगा। तो ऐसे सूत्र जो विशेष मतलब कम जगह वाले, कम एरिया वाले, वो अपवाद होते हैं। तो ये अपवाद है, और ये अपवाद कैसा है? पुरस्ताद अपवाद। ये पहले पढ़ा गया अपवाद है। तो पहले पढ़ा गया जो अपवाद है वो पुरस्ताद है, मतलब ये पुरस्ताद अपवाद हुआ। तो पुरस्ताद अपवाद जो होता है उसकी एक खासियत होती है, वो अपने जस्टवाद वाली विधि को बांधता है, ठीक है। तो ये किसको बांधेगा? नक्रोडादि बहुवचन को बांधेगा। ध्यान देना, किसको बांधेगा? इसको ही बांधेगा। और उसके बाद का एक सूत्र और है, हालांकि नक्रोडादि बहुवचन के बाद कौन, ठीक है, सहना विद्यमान। काके भाई जब तुम्हारा ये सूत्र इतना पावरफुल सूत्र है नासिकोदर, जो कि नक्रोडादि बहुवचन को बांध रहा है, जो कि इसका निषेधक था, तो का ऐसे ही वो सह न विद्यमान पूर्वाचा को भी बांध ले। क्यों? उसको भी बांध ले। क्या है कि नहीं, पुरस्ताद अपवाद की यही खासियत होती है, ये सामान्य अपवाद नहीं है, ये पुरस्ताद अपवाद है। इसलिए पुरस्ताद अपवाद क्या होता है, माने
यहां पर ये सूत्र पढ़ा इस लोकेशन पर, ये 4 1 55। अब ये अपने 56 सूत्र को बांधेगा, ठीक है, 57 को नहीं बांधेगा। आगे भले ही वो उत्सर्ग बना रहे। तो प्रस्ताद अपवादों की खासियत होती है, वो प्रस्ताद अपवाद उनका नाम इसलिए होता है कि वो अपवाद पहले पढ़े गए होते हैं, है ना, और अपने वो बाद वाले सूत्र को जस्ट बांधेगा, बाद वाले को, बाद वाले माने एक ही को, और उसके बाद वाले और आ गए तो उन्हें, हाँ, तो पुरस्ताद अपवाद न्याय जो होता है वो अनंतरान विधीन बाधनते, अनंतरान मतलब अव्यवहितान, अव्यवहित विधि को बांधेगा, माने 55 वाला 56 को बांध लेगा। अब वो 57 को नहीं बांधेगा क्योंकि बीच में एक अपवाद पड़ गया है। इसलिए ये उदाहरण कुछ ऐसे ही समझो जैसे जेबराओं का झुंड भाग रहा था और एक शेर इधर बैठा था। अब उसने कहा किसको पकड़ूं, तो जो उसके सबसे पहले आ गया उसको उसने पकड़ लिया और उसका काम उतने से ही चल गया। अब ये थोड़ी ना इसको पकड़ के मार के उसको भी पकड़े, ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, एक शिकार से तृप्त हो गया फिर गुफा में जाके आराम करेगा वो, समझे ना। इसको इस तरीके से देखना। तो फिर से देखो, इस बात को फिर से रिकॉल कर ले जितनी भी अभी तक हमने कहा। नाशिकोदर ये सूत्र है, इसमें ये 5 शब्दों, जिसमें जो 5 शब्द पढ़े गए थे, तो जो पिछला सूत्र आपने पढ़ा कौन सा, असंयोगोपधात, उस सूत्र से उनमें निषेध प्राप्त था। इसने कहा कि नहीं उनमें इंगीस कर लो, ठीक है। निषेध प्राप्त था कि नहीं उससे, क्यों, अरे कहां था प्राप्त, वो तो असंयोगो पद में लगता है, माने उससे विकल्प से इंगीस प्राप्त नहीं था भाई, वो थोड़ी ना निषेध करता है। उस सूत्र से विकल्प से इंगीस प्राप्त, इसलिए कहा कि नहीं, यदि संयोगो पदों से करना है तो भाई इनको मैं छांट के देता हूं 5 शब्द, तो इनसे ही करो, ठीक है। चलो, और कहा कि नासिका और उदर, कहा कि इनमें जो निषेध प्राप्त है वो न क्रोडादि बहुवचन से प्राप्त है, ठीक है। तो इनसे भी वही तुम विकल्प से इंगीस करो। कोई कहेगा कि अरे ये बताओ, ये जो सूत्र है नासिकोदर, ये नक्रोडादि बहुवचन को ही क्यों बाध रहा है, ठीक है, उससे जस्ट आगे वाले को क्यों नहीं बाध रहा। तो कह देना पुरस्ताद अपवादन न्याय से ऐसा हो रहा है कि ये उस निषेध का बाधक है। इतनी बात समझ में आई। चल तो आगे अब एक और चीज और देख। कहा कि ओष्ठादि नाम पंचानाम, तो वही बात है जो मैं कह चुका हूं, उन्हीं का अनुवाद है। ओष्ठादि जो 5 शब्द हैं, ओष्ठ 1 जंगा 3 4, और ये ओष्ठादि जो 5 शब्द हैं, इनमें तो असंयोगोपधात इति पर्युदासे प्राप्ते, असंयोगोपधात ये पर्युदास प्राप्त था, माने निषेध प्राप्त था, वो सूत्र लग नहीं सकता था स्वांगाचोपसर्नात असंयोगोपधात। इसलिए क्या किया गया, प्राप्त होने पर वचनम, वचनम माने ये वचन आरंभ किया। कौन सा वचन आरंभ किया, अरे ये सूत्र नासिकोदर, ये वचनम आरब्धम, ये वचन आरंभ किया, जाने ताकि कैसे, कि मध्य अपवादन न्यायात, यहां पर एक दूसरा न्याय दिया, मध्य अपवादन न्याय। पुरस्ताद अपवादन न्याय आ गई, आपने पढ़ लिया था, अभी मैंने बताया। पुरस्ताद अपवादन न्याय की कंडीशन ये है कि अपवाद शास्त्र पहले, उत्सर्ग शास्त्र बाद में। उत्सर्ग शास्त्र माने सामान्य शास्त्र, व्याकरण की भाषा में शब्द को याद रखना। सामान्य सूत्र के लिए हम जो वाक्य प्रयोग, शब्द प्रयोग करेंगे वो है उत्सर्ग शास्त्र। उत्सर्ग सूत्र उसे हम कहते हैं, सामान्य सूत्र, ठीक है। तो चलो फिर से ध्यान दो इधर से, ताकि ऐसा कैसे होता है। तो कह रहे हैं मध्य अपवादन न्याय, क्या है ये, मध्य अपवादन न्याय का क्या स्वरूप है। जैसे हमने पुरस्ताद अपवादन न्याय का स्वरूप पढ़ा था कि पुरस्ताद पठिता ये अपवादा ते अनंतरान विधीन बाधनते नोत्तराम, ठीक है। और मध्य अपवादन न्याय का क्या स्वरूप है, इनका पूरा स्वरूप तुम्हें याद रखना चाहिए, नोत्तरान। जो मध्य अपवाद होते हैं वे पूर्वान विधीन बाधनते नोत्तरान, मध्य अपवाद पूर्व विधियों को बाधते हैं, उत्तर वालों को नहीं बाधते हैं। इसलिए ये जो सूत्र है नासिकोदर सूत्र, ये जो है पूर्व विधि को बाधेगा। कहने का मतलब है जहां स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात, ये सूत्र जिनमें नीस का निषेध कर रहा है, किन शब्दों में, ये 5 में, क्योंकि ये 5 के 5 शब्द कैसे हैं, संयोगो पद हैं, और वो सूत्र असंयोगो पद में लगता है। तो ये सूत्र क्या करेगा, ये मध्य पठित अपवाद है, माने बीचों बीच में पढ़ा गया है। इसके बीच में इधर तो मतलब न क्रोडादि बहुवचन से पहले और स्वांगाचोपसर्जनात् के, तो ये मध्य अपवाद है। ये मध्य अपवाद कैसे है कि ये आगे वाले को भी बाधता है, पीछे वाले को भी बाधता है, इसलिए मध्य अपवाद है ये। इसका नाम मध्य अपवाद इसलिए, तो ये मध्य अपवाद भी है ये सूत्र। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो केवल पुरस्ताद अपवाद हो जिनमें, लेकिन ये सूत्र बड़ा स्पेशल है, इसलिए ये मध्य अपवाद भी है। क्यों, ये केवल न क्रोडादि बहुवचन को नहीं बाध रहा, बल्कि उससे पहले वाले को स्वांगाचोपसर्जनात् को बाध रहा है, तो ये बीच में स्थित हो गया ना रे, तो इसलिए मध्य अपवाद है ये। और बात समझ रहा है ना। हाँ, तो मध्य अपवाद क्या करते हैं, मध्य अपवाद न्याय से किम स्वरूपम, पूर्वान विधीन बाधनते
हाँ, वो नहीं हो रहा था तो इसने उस विधि को बाधा, इसने कहा कि नहीं उनमें तुम्हें करवाऊंगा, पूर्व विधि को बाधा। न उत्तरान, उत्तरान का मतलब यहां पर आप न क्रोडादि बहुवचन से आगे वाली विधि लेना, क्योंकि न क्रोडादि बहुवचन को तो ये बाधेगा, है ना। उत्तरान से मतलब उससे और आगे वाली विधियों का वो बाध नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई ना यहां तक। तो इसलिए मूल में लिख रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि मध्यपवाद जो होता है पूर्व को बाधता है, उत्तर को नहीं बाधेगा। उत्तर में न क्रोडादि बहुवचन को छोड़ करके उत्तर ले रहा है आप, ठीक है ना, क्योंकि उसको उसका बाध तो पुरस्ताद वादन न्याय से कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा कि सह नय लक्षणस्तु प्रतिषेध, जो सह नय लक्षण प्रतिषेध है हमारा वो जो सूत्र, वह प्रतिषेध तो परत्वादस्य बाधक, वो प्रतिषेध तो माने वो सूत्र सह नय लक्षण क्या है, वो सह नय विद्यमान पूर्वाच्य, ये सूत्र तो परत्वादस्य बाधक, वो सूत्र तो पर होने के कारण इसका बाध हो जाएगा। माने वहां सामान्य बाधक, उस सूत्र के विषय में सामान्य बाधक बाध्य बाधक भाव होगा, माने वह सूत्र तो इसको परत्वात बाधेगा ही बाधेगा। कहने का मतलब फाइनल ये हुआ कि नासिकोदर सूत्र अपने आगे और पीछे वालों को बाधेगा, और उसके बाद जो है बच गया उसको किन नियमों से वो हमने नियम इसमें प्रतिपादित कर। जान गए इतनी बात। चल अब उदाहरणों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शब्द कौन है, नासिका शब्द है, चलो उसी से उठाते हैं। एक अभी शब्द है तुंग नासिकी, तुंग नासिका विकल्प से घीस हुआ है, ठीक है। तो तेरा ये नासिका शब्द है और यहां पर ये उपसर्जन है, तो समास करना पड़ेगा। समास कैसे किया रे इसमें तुंग नासिका में, बोलो क्या किया रे, तुंगा नासिका यस्य सा, क्या किया है, यस्या सा, बोलना बोलना विग्रह, अच्छा मतलब द्विवचन से विग्रह कर दिया है ना, तुंगे नासिक ऐसा भी, अथवा तुंगा नासिका यस्याह सा तुंग नासिका। हमें देख रहे थे विग्रह कैसे कर रहा है, एक वचन से या द्विवचन से, ठीक है, दोनों प्रकार से विग्रह हो सकता है। कैसा है ना, कान तो दो होते हैं, नासिका तो है एक, लेकिन छिद्र दो होते हैं, इसलिए कदाचित इस भावना से भी वो द्विवचन से विग्रह कर ले। तो तुंग नासिका है जिसकी, तुंग माने ऊंची उठी हुई, है ना, उसको बोला जाएगा, उस स्त्री को बोला जाएगा तुंग नाशिकी या तुंग नाशिका, नीस करेंगे तो, और ये तुंग नाशिका इत्यादि कह दिया। इत्यादि का मतलब सब छोड़ दिए उदाहरण और दिए नहीं, नासिका का दे करके इत्यादि लगा दिया। इन्होंने उदर का, ओष्ठ का, जंगा, दंत, कर्ण, श्रृंग किसी का भी दिया नहीं उदाहरण, आप जो है वो टीका से जान लेना, इन्होंने दिए हैं बाल मनोरमाकार ने सब। दूसरा शब्द जैसे उदर है ना, कुंभोदरी, कुंभोदरा। तीसरा ओष्ठ है तो बिंबोष्ठी, बिंबोष्ठा। सुजंगी, सुजंगा। सुब्रदंती, सुब्रदंता। सुकर्णी, सुकर्णा। सुश्रृंगी, सुश्रृंगा। ये उदाहरण और जान लेना। इत्यादि लगा दिया दीक्षित जी ने, कहा कि बच्चे होशियार हो गए हैं तो अब वो सब लगा लेंगे अपने आप। कहा कि नेह, ये नियम, अच्छा अभी मैंने बताए थे, इस नियम को नासिकोदर, इस नियम को कौन नियम बाध लेता है, सह नय विद्यमान पूर्वाच्य, अभी बताया था ना, भूल गए। सह नय लक्षणस्तु प्रतिषेधो परत्वाद अस्य बाधकः, अस्य माने अस्य सूत्रस्य बाधकः, ठीक है। माने वो सूत्र कब लगता है, जब सह पूर्व में हो या नए पूर्व में हो। तो जब सह और नए पूर्व में लगे रहेंगे स्वांगवाचक शब्द से, तब इस सूत्र की दाल गलने वाली, तब ये विकल्प से घीस, उनको देखो। इसलिए कह रही है नेह, नेह मतलब इह सूत्रम न प्रवर्तते, इह माने यस्मिन् स्थाने, कहां, सह नासिका, सह पूर्व में लगा है ना, तो यहां पर सह नासिकी नहीं बनेगा, इधर तो बन गया था तुंग नासिकी, इधर नहीं बनेगा, सह पूर्व में लगा है इसलिए। और नए समास का न नासिका यस्या, जिसके नाक ही नहीं है तो अनासिका, यहां पर नए नए समास पूर्व में है, इसलिए यहां पर भी नीस नहीं हुआ, बल्कि जो आगे आने वाला जो सूत्र है उससे क्या है, निषेध हो जाएगा नीस का, तो टाप ही हो गया। बस इतनी बात समझ में आई। अब ये तो सूत्रकार तक का वर्णन रहा, लेकिन इसी बीच दीक्षित जी ने कुछ और मत भी दिए। दीक्षित जी से पहले एक काशिका व्याख्याकार हुए हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखी है पूरी, दो भाई थे। उनके उस ग्रंथ में एक पंक्ति मिलती है जो दीक्षित जी ने उद्धृत की, अत्र वृत्ति, वृत्ति मतलब वृत्तिकारस्य मतम, वृत्ति का मतलब काशिका वृत्ति, ताकि यहाँ वृत्तिकार का मत यह है कि अंग गात्र कंठेभ्यो वक्तव्यम है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर अत्र वृत्ति का मतलब ये त्रिपाठी जी ने दिया है कि ये जो वृत्ति मिलती है, ये नासिकोदर सूत्र की पर वृत्ति नहीं मिलती है, ये स्वांगाचोपसनात असंयोग पदार्थ पर वृत्ति मिलती है, लेकिन उसका यहाँ पर ये उसको ये उद्धृत कर रहे हैं। ध्यान देना फिर से, ये वृत्ति कहाँ मिलती है, स्वांगाचोपसनात पर प्रसंग वसा दीक्षित जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। अत्र का मतलब अत्र प्रसंगे है, ना कि अत्र सूत्रे, समझे।
तो प्रसंग तो उस अंगवाचकों का चल ही रहा है, मैंने कल से बताया है आपको। तो चल क्या वृत्ति मिली कि अंग गात्र कंठेभ्यो वक्तव्यम, अंग शब्द से, गात्र शब्द से और कंठ शब्द से, क्योंकि इनमें स्वांगाच्य उपसर्ग लग नहीं सकता था कि इनसे भी विकल्प से गीस होता है। ठीक है। अच्छा, ये शब्द वो हैं जो इस सूत्र में भी नहीं आए, ना तो अंग शब्द आया है, ना गात्र आया, ना कंठ आया। गात्र किसे कहते हैं? हाँ ठीक है, शरीर या तदवयव, ये गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा चदंतावली। गात्र माने शरीर, बॉडी। कंठेभ्य, और कंठ शब्द भी नहीं आया इसमें। तो काशिकाकार ने ये चाहा, काशिकाकार को ऐसे कहीं उदाहरण मिले होंगे तो उन्होंने ये एक वृत्तीय वार्तिक नहीं है, ध्यान रखना, उनकी तरफ से बनाया हुआ एक वाक्य है। तो उन्होंने कहा अंग से, गात्र से और कंठ से भी वक्तव्यम कह देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए? विकल्प से नीस कह देना चाहिए, जो प्रकरण चल रहा है वो। ठीक है। तो जैसे अंग शब्द है तो स्वंगी, स्वंगा, ऐसे इनको भी बना लेना। पर ये जब भी बनेंगे उपसर्जन पूर्वक, माने दो शब्दों का समास है ना, तभी ये बनेंगे। तो स्वंगी, स्वंगा इत्यादि और भी बना लेना है दो शब्दों से। ठीक है। ये मत तो दे दिया, लेकिन लास्ट में आगे और भी लिखना जारी रखा इस पर। कह रहे हैं एतच्च अनुक्त समुच्चयार्थेन चकारेण संग्राह्यम इति केचित्। केचित् मतलब ये, अब बात क्या है ना, ये जो वृत्ति का वाक्य है, वृत्तिकार का ये लाइन है, ये ना तो दिया जो है इन्होंने सूत्रकार ने, ना ही वार्तिककार ने दिया, ना ही भाष्यकार ने इसे लिखा। जब तीनों ने ही नहीं इसे लिखा तो ऐसे वचन माने जाए कि नहीं माने जाए? क्योंकि कोई यदि व्याख्याकार अपनी तरफ से कुछ जोड़ लेगा बिना एविडेंस के तो उसे समस्या होगी ना। पाण ऋषि के वचन में और तुम्हारे वचन में फिर क्या, नहीं तो अपना व्याकरण हर कोई रचने लग जाए ऐसे है। तो काशिकाकार का ये व्याख्यान कहां तक सम्मत है? काशिकाकार ने कह तो दिया, उनके जो टीकाकार हैं काशिकाकार के, न्यास जिनेन्द्र बुद्धि जिन्होंने टीका की, वो मत इन्होंने दीक्षित जी ने केचित करके दिया। एतच्च अनुक्त समुच्चार्थेन चकारेण संग्राह्यम। एतत् का मतलब है कि ये जो कहना चाहते हैं काशिकाकार, इसके लिए अलग से वाक्य न बनाए, बल्कि क्या करें, चकार जो है समुच्चयार्थक होता है। चकार का अर्थ होता है समुच्चय। तो भाई ये दंत श्रृंगा च में जो च है ना, इस चकार से जो अर्थ बच गए, अनुक्त अर्थ, अनुक्त जैसे शब्द बच गए, जैसे तीन बच गए, इनका समुच्चय कर लेना। माने किसी शिष्ट प्रयोग में यदि आपको दिख जाता है ये तीनों से भी वैकल्पिक मीस किया गया है, तो उसके लिए तुम ये वाक्य न बनाओ, बल्कि हम इस सूत्र में आए हुए चकार से उनका भी संग्रह कर लेंगे। क्योंकि च का अर्थ क्या होता है? समुच्चय। च का अर्थ क्या है? समुच्चय का मतलब यह है, जैसे वहां पर कहा गया ना, यमगणना नाम नासिका च, यमगणन इनका स्थान नासिका होता है, च और भी होता, और क्या? तो कहा कि च से क्या लिया जाएगा कि अपने जहां जहां वर्ग में पढ़े उनका भी उनका उच्चारण स्थान होता है। इसलिए क का उच्चारण स्थान केवल नासिका ही नहीं बल्कि कंठ भी है। य का उच्चारण स्थान केवल नासिका ही नहीं, नासिका के साथ साथ तालु भी है। तो च अनुक्त का समुच्चायक होता है, जो नहीं कहा गया। तो ऐसे ही च से हम इनका समुच्चय कर लेंगे। ठीक है। और इसलिए क्या होगा, अलग से वचन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाणिनि के सूत्र में चकारक ग्रहण से ही ये काम कर लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा, उनके व्याख्याकार ने। चलो बढ़िया बात कही, कम से कम चकार रखने से ये चीजें ऋषि सम्मत हो जाएंगी। क्यों? दीक्षित जी अभी यही रुके नहीं, आगे चलते हैं और वो कहते हैं भाष्यानुक्तत्वाद अप्रामाणिकम इति प्रामाणिकाः। मतलब क्या है इसका? कहा कि ये दोनों ही पक्ष, चाहे तो काशिकाकार का अंग गात्र कंठेषु इति वक्तव्यम ये वाक्य, अथवा जो इसका केचित वाला ये मत, दोनों प्रकार के ही मत भाष्य अनुक्तत्वाद अप्रमाणम। भाई भाष्यकार ने इस विषय में कुछ कहा नहीं है, और मैं तो भाई भाष्यकार को परम मत मान करके चलता हूं। तो भाष्यकार ने इनके लिए कुछ कहा नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ही मत अप्रमाण हैं। यहाँ पर भट्टो जी दीक्षित जी ने अपना मत बताया कि भैया हम भाष्य के अनुसार कह रहे, ठीक है, उनके मत को अप्रामाणिक बताया। पर वैसे देखा जाए तो ये जो केचित वाला मत है, इन्होंने कम से कम ऐसे शब्द यदि कहीं संस्कृत वाङ्मय में प्रयुक्त हुए हैं जिसमें अंग गात्र और कंठ इनसे भी वैकल्पिक नीस हुआ है, तो उनका जो समाधान उन्होंने दिया चकारेण संग्राह्यम इस सूत्र के, वो एकदम परफेक्ट जचता है। पर दीक्षित जी क्योंकि भाष्यकार के बहुत पक्षधर हैं, उनके शिष्य नागेश भी थे, तो इसलिए इन्होंने तो यही कहा कि दोनों मत भाष्य विरुद्ध है। ठीक है। चलो हमने आपको सब बातें इधर बता दी। आइए कुछ वार्तिकों का और देख लीजिए फटाफट अंदाज में। इस सूत्र पर कुछ वार्तिक पढ़े गए हैं। उच्छाच, उच्च से भी हो जाता है, क्या हो जाता है?
और पुच्छ शब्द भी उपसर्जन होना चाहिए, तब अकेले पुच्छाचक मतलब पुच्छ से मत जोड़ लेना, एक वैकल्पिक ईज पुच्छी पुच्छा बनाओ, बल्कि सुपुच्छ सुंदर है पूंछ जिसकी, ऐसे कुछ पक्षी होते हैं ना, हाँ, तो उन चिड़िया वगैरह जो भी इस प्रकार के जिसकी सुंदर पूंछ है उन्हें क्या कहेंगे? इन सब में समास है ना, इसलिए उपसर्जन इस सब के जोड़ा गया। सुपुच्ची। आप ये देख रहे हो इस प्रकरण में अनुपसर्जनात् अधिकार का कोई बहुत प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरण में सब जगह उपसर्जन से ही हो रहा है, और केवल अंगवाचक से नहीं बल्कि वो समस्त हुआ हो अंगवाचक ऐसा। चल पुच्छ से कर लिया, विकल्प से किया, लेकिन कुछ से नित्य चाहिए है, नित्य इंगीज करना है, तो उसके लिए अलग से एक वार्तिक बनाया। कवर मणि विष सरेभ्यो, ताकि कवर शब्द से, मणि से, विष से और सर से, इनसे क्या होता है? हाँ, तो कवरम माने चित्रम, चित कवरा पुच्छम यस्या, चित कवरा पुच्छ है जिसका, पुच्छ माने पूंछ, सा उसको क्या बोला जाएगा? कवर पुच्छी। कहा कि इनसे विकल्प मत करना, नित्य ही करना, कवर पुच्छी ही बनेगा, कवर पुच्छा। तो ऐसे कवर पुच्छी कौन होती है? तो कहा मयूरी, मयूरी। और इत्यादि, इत्यादि का मतलब ऐसे ही इनको भी लगा लेना, मणिपुच्छी, विषपुच्छी। विषपुच्छी कौन होती है? विष जिसकी पूंछ में है, बिच्छू। और सरपुच्छी जिसका पूंछ तीर की तरह है, ऐसा कुछ है ये सरपुच्छी, ठीक है। और मणि है जिसकी पूंछ में, ऐसा भी कोई होगा नहीं, देख लेना। और कहा उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च, उपमान वाचक माने जहां पर उपमा दी गई हो कुछ ऐसी, उपमान वाचक से माने पक्ष शब्द से और पुच्छ शब्द से, दो चीज ली, पक्ष माने पंख और पुच्छ माने ये दो शब्द, इनसे क्या होता है? इनसे तो नित्य ही करना। जैसे उलूक पक्ष, उलूक पक्षी, देखो पक्ष, उनको पक्षी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पंख होते हैं, पंख को संस्कृत में कहते हैं पक्ष, है ना, और जिसके पक्ष हैं उसको बोला जाएगा पक्षी, ठीक है। जैसे जिसके पास डंडा है उसको दंडी बोला जाता है ना, दंडस्य अस्ति थी, दंडी। ऐसे जिसके पास पक्ष है उसे क्या बोला जाएगा? तो अब देखो यहां पर उपमान, उपमान जरूर होना चाहिए। उपमान का मतलब क्या है? उलूक एक पक्षी है, आपने देखा हो, ठीक है, तो विग्रह ऐसे करना, उलूक पक्षौ इव पक्षौ यस्याः, उलूक पक्षी के जैसे पक्ष होते हैं वैसा पक्ष हो जिसके, ऐसी शाला, शाला माने गृहम। तो ये उपमान है। उपमान मतलब यहां पर उलूक पक्षी से उपमा शाला की दी जा रही है। शाला माने घर कैसा है, माने किसी ने घर बनाया है, वो घर कैसा है? उलूक पक्षी है। उलूक पक्षी का मतलब उल्लू के जैसे पंख होते हैं, जिस विस्तार वाले, जिस टाइप के, उसी टाइप का घर का उसका डिजाइन है, समझे? तो उलूक पक्षी शाला, यहां पर भी नित्य ही हुआ, और यहां पर उपमान है क्योंकि ये शाला के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ना कि उलूक पक्षी के लिए चीज, समझे? उलूक पक्षी सेना, कहा कि ये सेना कैसी है? उलूक पक्षी माने उलूक पुच्छमिव पुच्छम यस्याः, उलूक की पूंछ की तरह है, पुच्छ भाग माने पृष्ठ भाग जिसका। आपने महाभारत में सेनाओं के खड़े होने की जो स्टाइल है वो अनेक प्रकार में देखी है, चक्रव्यूह स्टाइल में, गरुण स्टाइल में, पक्षी ऐसे। उलूक पक्षी का मतलब है होता है उलूक की पूंछ पीछे से ऐसे चौड़ी होती है, आगे से पतली होती है। सेना को इसी डिजाइन में खड़े करना, आगे से पतला और पीछे से इस तरीके से सेना को, तो सेना को कहा जाएगा उलूक पक्षी। तो ये सेना को कह रहा है, इसलिए यहां पर ये उपमान पूर्व पद में है, ठीक है बच्चा। चल आज इतना ही, निषेध प्रकरण को कल करते हैं।